हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 का संपूर्ण हल देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने आपके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ पूरे जितने भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा लघुत्तरी दीर्घोत्तरी सारे प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के सभी क्लासेस के आपको यहाँ पर सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसके अलावा कक्षा 12वीं के सभी विषयों के आपको यहाँ पर जो है चैनल पे ही पूरे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12वीं हिंदी की यदि आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहेंगे आंसर की, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर भी आंसर की पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, उषा का जादू टूटने का क्या कारण है। ठीक है, तो ये जो कहानी मतलब कविता है उषा का जादू शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। तो इसमें पूरी बातें हो रही है वो सुबह सुबह की हो रही है। जैसे सुबह उठते ही चौका गीला होता है, उसमें रसोई का काम होता है, चूल्हा लगता है और भी बहुत अच्छा अच्छा उसको लिपा जाता है और बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो ये सब कुछ सूर्योदय के पहले पहले का। ठीक है, तो जैसे ही सूर्योदय होता है तो ये जादू टूट जाता है। तो पहले में आंसर सूर्योदय हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है। इसका गीले होने का अर्थ है नए जीवन का उदय हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, नया समय जो शुरुआत हो रहा है, तो नए जीवन का उदय, जैसे सूर्योदय होता है बिल्कुल वैसा ही नए जीवन का उदय हो रहा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है, तो वो है पीढ़ी का अंतराल। इसमें क्या बताया गया है, जनरेशन गैप को बताया गया है, जिसमें क्या है सब कुछ है। जैसे जो यशोधर पंत होते हैं और उनके बच्चों के बीच में जो है किस प्रकार की भावनाएं आती है, वो सारा सब कुछ बताया गया। अब अगला है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं कितनी भारत है। ये 3 संस्थाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। विभावना, अनुभव, व्यभिचारी संयोगात, रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसने दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि, उनकी परिभाषा है। ठीक है, बात का धनी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 से, बात का धनी अर्थात अपनी जुबान के पक्के होना। ठीक है, तो यहाँ पर जुबान का पक्का जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। शिरीष का फूल, इसके रचनाकार कौन है। तो शिरीष का फूल जो है बहुत अच्छा गद्य है, एक तरीके से निबंध समझ लीजिए। इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है बगुलों के पंख है, तो यहाँ पर इसके रचनाकार कौन है, तो उमाशंकर जोशी है। ठीक है, दूसरे का उत्तर हो जाएगा रिक्त स्थान का। कुटीकरण को खालिस्तान भी कहते हैं। कुटीकरण यानी यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो एनकोडिंग है, इनकोडिंग इसका नाम होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एनकोडिंग। आनंदा की पाठशाला, जो महाराष्ट्र के लेखक है, इन्होंने यहीं पर करा है। तो आनंदा जो पाठ हमने पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से बनाया गया था। जूझ है इनकी जो पाठ हमारा था, गद्य खंड में आपको मिल जाएगा। तो इसमें उनके बचपन का नाम आनंदा है, प्यार से आनंदा कहा जाता था, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कितने बजे लगती थी, 11 बजे तक। सारे घर के काम भी उन्हें करना होता था और खेत का भी। राम मेहनत करता है, यह वाक्य कैसा है। ठीक है, आपको पूछा गया तो सिंपल सा वाक्य है, साधारण वाक्य आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है गद्य पद्य मिश्रित काव्य क्या कहलाता है। तो गद्य और पद्य मिश्रित जो काव्य होता है वो कौन सा काव्य कहलाता है, तो यहाँ पर चंपू काव्य आपको उत्तर लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खालिस्तान आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है जिनको आधुनिक काल का जनक माना जाता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न। देखिए, प्री बोर्ड के पेपर को आपको अच्छे से हल करना है और ज़्यादा काटापीटी भी नहीं करना है, ताकि नंबर पूरे मिले। और इसके अलावा इस पेपर को अच्छे से ध्यान से भी पढ़ लेना है, क्योंकि इस पेपर में से आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आपके किसी अवस्था में या किसी स्थिति में कंडीशन में पेपर नहीं होते तो प्री बोर्ड आपके लिए बहुत मान्य होने वाले हैं। इसीलिए प्री बोर्ड की अच्छे से तैयारी करें और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको अच्छे से तैयारी करना है। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली रहेंगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम सही जोड़ी देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचना है पहलवान की ढोलक। बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जितने पाठ हैं उनमें से लेखक के नाम आते ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आत्म परिचय और एक गीत, ये है हरिवंश राय बच्चन, तो दूसरा हरिवंश राय बच्चन मिलान कर दोगे। और यात्रा वृतांत क्या है, अतीत के पाव। ठीक है, अतीत के पाव जो लिखा गया है वो यात्रा वृतांत है, मतलब किसी यात्रा के बारे में बताते हैं, वहाँ पर यात्रा वृतांत होता है। ठीक है, उसके बाद माधुरी, ओज और प्रसाद, ये सारे गुण हैं, शब्द गुण में आते हैं, तो ये ग नंबर के मिलान हो जाएगा। इतनी सही जोड़ी आपको बना लेना है। इसके अलावा अगला है हिंदी। तो हिंदी क्या है, हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा हमारी।
ठीक है, तो ख नंबर में मिलान हो जाएगा। समाचार लेखन के कितने यहाँ पर उसके प्रकार है, तो समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से लेखनी जो लिखी जाती है, बहुत प्रकार होते हैं इसके, तो 6 प्रकार में आती है। चलिए, इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, ये लिखना है आपको। चलिए, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो जब कोई देश किसी भाषा को अपनी राष्ट्र की भाषा घोषित करता है तो इसे ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, बाकी सारी राजकीय भाषाएं अलग अलग है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी भाषाएं अलग अलग हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, यानी सर्व जगत में यहाँ पर हमारे भारत में मान्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी में। तो पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट इन सभी के उत्तर देख लेंगे। ठीक है, कविता का पहला उपकरण क्या है, तो शब्द आ जाएगा इसमें, यशोधर बाबू ने अल्मोड़ा के जो है कॉलेज वहाँ से की थी मैट्रिक। इसके आंसर अभी देखते हैं हम। और मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने बचपन में ही शपथ ली थी कि वो छुआछूत जैसी बीमारी को दूर करके रहेंगे। ठीक है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती, तो बहुत सारी जगह उड़ सकती है जहाँ पर चिड़िया भी नहीं उड़ सकती। ठीक है, राजा ने लुट्टन से क्या कहा, ये भी हम देखते हैं। दोहे को उल्टा करने से कौन सा क्षण, तो सोठा क्षण यहाँ पर ये बन जाता है। ठीक है, इन सभी के उत्तर भी देख लेते हैं, जिससे आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर सके। आपको बहुत ध्यान से नोट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर सही हो गए तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से नोट करें, काटापीटी बिल्कुल ना करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में इसी से आपका रिजल्ट बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमने राष्ट्रभाषा की परिभाषा लिख चुके हैं। कविता का पहला उपकरण क्या है, शब्द है, इसी से बनती है कविता। यशोधर बाबू ने अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जैसे मैंने बताया कहाँ से मैट्रिक पास की, सॉरी, तो उन्होंने रैमजे स्कूल से की। और वो कथन किसका है, तो वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, आप कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती हैं, कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक बाह्य रूप में उड़ान भरती है, एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है। ठीक है, चिड़िया से भी ज़्यादा। राजा साहब ने क्या कहा, राजा साहब ने लुट्टन को 10 रुपए का नोट दिया, उसकी हिम्मत की प्रशंसा की और मेला देखकर घर जाने की नसीहत दी। तो ये राजा ने किया लुट्टन के इसमें। अगला था, तो यदि हम दोहा को उल्टा कर दे तो वो क्या बनता है, तो वो सोटा छंद बन जाता है। कौन सा छंद बनता है, तो सोटा छंद। ठीक है, चलिए अब सत्य सत्य पर ध्यान दे देते हैं। सत्य सत्य में पहला प्रश्न है, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। आपको बताना है क्या ये सत्य है या असत्य। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसकी परिभाषा है उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, बिल्कुल सही है, जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बोले प्रकार में यहाँ पर इसी प्रकार से और भी आते हैं, जैसे उपयोग, उपदान, इस प्रकार के जो आते हैं ये उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, क्या ये सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। लेखन का आशय यांत्रिक क्या होता है, हस्तकौशल होता है, आपको बताना है, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन क्या है, सत्य सत्य है। ठीक है, अब 5वां आपको ध्यान से देखना है, पाठ, रुबाइया और गजल में कवि ने खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया है, क्या है सत्य है, तो नहीं है, यह असत्य। ठीक है, चलिए 6वां है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर, तो बिल्कुल करेक्ट है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया, जिसमें सारी चीजें उन्होंने वर्णित की हैं। अब हम थोड़े लॉन्ग आंसर्स देखते हैं। प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां या छायावाद की 2 प्रवृत्तियां है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रगतिवाद या छायावाद की 2 विशेषता है, तो छायावाद की हम 2 विशेषता प्रमुख रूप से लिखेंगे। व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य अनुभूति, नारी के प्रति नवीन भावना। ठीक है, नवीन इस प्रकार से ना लिखें, इस प्रकार से लिखें। ठीक है, जीवन दर्शन में जीवन भी गलत, इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, ये जीवन दर्शन और वंदना और करुणा का आधिक्य। ठीक है, तो ये आ जाएगा पूरा आपका छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में, आपको लिख लेना है। उसके अथवा में आपको प्रगतिवादी जो है यहाँ पर ये भी दिया गया है, प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां भी लिख सकते हो चाहो तो इसमें भी कोई 2 आप लिख सकते हो, जैसे नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, ईश्वर के प्रति अनास्था, प्रतीकों का योग और शीर्षकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। ठीक है, तो ये थोड़ा ना हो जाएगा, शोषकों लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, शोषकों यानी जो शोषण करता है उसके प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति थी। ठीक है, 2 अथवा है, वैसे कोई भी एक इनमें से कर सकते हो। चलिए अगला देख लेते। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो चिड़िया के बच्चे नीड़ों से इसलिए झांकते हैं क्योंकि उनके माता पिता लौट कर आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की प्रतीक्षा होंगी, वे सारे दिन अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने को उत्सुक है, इसी कारण वो नीड़ों से झांक रहे हैं, उनके माता पिता उन्हें स्नेह करेंगे इसलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न, नाटक और एकांकी में अंतर है, तो नाटक यहाँ पर नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में एक से अधिक कथाएं हो सकती है, इसमें एक ही कथा या घटना होती है। ठीक है, नाटक एकांकी में अंतर आपको लिखना है। कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है, इसमें विकास प्रक्रिया आराम से ही तीव्र रहती है। तो धीमी आप इस प्रकार से ना लिख के इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको सभी चीज़ें सुधार करना है। ये तीव्र है तो तीव्र इस प्रकार से लिख दोगे।
इसका आकार बड़ा होता है, नाटक बहुत लंबा चलता है। एकांकी छोटी होती है, नाटक के कथानक में फैलाव व विस्तार होता है, तो फ में आपको एक ही मात्रा लगाना। इस प्रकार से लिख सकते हैं। एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है, यानी यहाँ पर उतना ज़्यादा ये नहीं रहता विस्तार, तो इसमें थोड़ा विस्तार रहता है। एकांकी में जैसे कुछ कुछ चीज़ें विस्तारपूर्वक समझी जाती हैं। तो ये जो सारे प्रश्न हम कर रहे हैं इसमें सारे 2-2 अंक के प्रश्न हैं। जैसे नाटक एकांकी में भी हमने अंतर लिखा, तो 2 अंतर लिखेगी, या फिर कहानी उपन्यास में भी लिख सकते हो। तो जब मैंने पोर्शन गद्य वाला पढ़ाया तो उसमें दोनों अच्छे से करवाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें भी देखेंगे हम आंसर। भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी, ये भी है। जूझ कहानी के आधार पर बताना है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में मिले हैं। प्रश्न पत्र को पहले अच्छे से रीड करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको सारी चीज़ें पहले समझनी आनी चाहिए, जिससे समझने के बाद में आप सब कुछ हैंडल अच्छे से कर सकते हो। और साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको कक्षा 12वीं के सभी विषयों के फटाफट से सॉल्यूशन मिल सके। कमेंट कीजिए नेक्स्ट आप किस विषय का सॉल्यूशन चाहते हैं और आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करना है, आपको गलती नहीं करना है, अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। रघुवीर शाह या कुंवर नारायण में से किसी एक का लिखना है। आप इसको सेपरेट देखना चाहते हैं तो सेपरेट भी प्रोवाइड है वीडियो, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यगत विशेषताएं, 2 भावपक्ष, कलापक्ष, भाषा शैली, ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। मेरे सपनों का भारत पर एक अनुच्छेद भी आया। यह जनसंख्या समस्या पर डॉक्टर और नागरिक का संवाद भी आपस में करना है, ठीक है। फिर अपठित गद्यांश है, जो अनगढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना संस्कृति है। एक पैसेज है, इसको भी हम देखेंगे। इसका शीर्षक बनाना है निष्प्राणम, अथवा एक काव्यांश है, काव्यांश से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको बात सीधी थी और कविता के बहाने जो पाठ है उससे एक पैसेज लिया गया है, इसको भावार्थ सहित लिखना है। एक गद्यांश भी लिया है, गद्यांश भी हम देखेंगे। इसमें आपको जो है बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है चूरन वाला एक, और यहाँ पर भी एक लिया गया है जो भक्ति पाठ से है वो, ठीक है। फिर आपको पत्र लिखना है जिलाधीश महोदय को, ध्वनि विस्तारक, और पिताजी को या फिर अपने संबंध में पढ़ाई की जानकारी देना। और अंतिम प्रश्न है 120 शब्दों में निबंध। तो अब हम पूरे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, वह इसे लोगों से क्यों छुपाती है। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम किसने दिया था, उसके घर वालों ने दिया था, क्योंकि भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका नाम क्या रख दिया गया, उसका नाम लक्ष्मी रख दिया गया, ठीक है। चलिए अगला उत्तर देखेंगे। अगला प्रश्न है, बीम क्या है। तो हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली होती है बीम। बीम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब। किसी चीज को सुनकर, जब हम सुनकर पढ़कर या हमें कुछ अनुभूति हो जो हमें दृश्य दिखाई दे, उसको बिंब कहते हैं। जैसे पतंग उड़ा रहे हैं आप, आपके सामने एक पतंग की कविता है, उसमें आपके दिमाग में क्या दृश्य बन रहा है कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे कैसे होते हैं। तो आपकी 12th हिंदी में ही पार्ट 2 है आलोक धनवा का पतंग, उसमें भी ऐसे दृश्य श्रव्य सभी बिंब आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिंब का क्या होता है, कविता को मूर्ति रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा केंद्रीय अनुभवों का आधार पर निर्मित होता है। हमारी जो इंद्रियां होती है उस इंद्रियों पर निर्मित होता है, ठीक है। तो हमारी इंद्रियों जैसे ध्वनि हो गई, महसूस करने की क्षमता, सोचने की, ये सारी इंद्रियों के रूप में होता है। इसके बाद अभिधा शब्द शक्ति है। तो शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण है भी। अभिधा शब्द का पहला व्यापार है शब्दोच्चार के साथ ही जिस अर्थ का बोध हो वो शब्द का मुख्य अथवा वाच्य अर्थ है, और जो संबंध होता है वाचक वाच्य का, इसे यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेंगे। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण भी है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण। उसके बाद अगला है वार्णिक छंद, ठीक है। तो इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं, 7 म ग न, ठीक है। इसमें बड़ा हो गया, लघु दीर्घ दोनों आते हैं, और अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है। वैसे सवय छंद 22 वर्णों से लेकर 26 वर्णों तक कम हो सकता है। तो ये परिभाषा हो गई वार्णिक छंद की। अब मत गयंत का उदाहरण यदि आपको लिखना है तो ये उदाहरण आ जाएगा। यदि आप इसमें लघु गुरु को दर्शाना चाहते हैं तो ये भी दर्शा दीजिएगा, ठीक है। या लकुरी अरु कामरिया पर राजविहु पुट को ताजी डारो, आटहु सिद्धू नवो निधु को सुखनंद की गाय चराय बिसारो, रसकान कहे इन नैनन ते ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि हूँ कलधोत के धाम करील के गुंजन ऊपर वारो, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। उसके बाद कुछ यहाँ पर लोकोक्ति और हिंदी मुहावरा, जैसे कि खाक छानना, इसका अर्थ है व्यर्थ मारे मारे फिरना। मतलब कहते हैं बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों को छान रहे हैं, तो इसमें हम क्या प्रयोग लिख सकते हैं, इसका वाक्य प्रयोग। हमने सोचा कि पुस्तकालय की खाक छानने की बजाय क्यों ना सर्वज्ञ जी योग्यता का लाभ उठाया जाए। तो यहाँ पर जो हम मतलब हमने इतनी सारी बुक देखी, लेकिन हमने किसी योग्य व्यक्ति के पास जाकर उनसे पूछना सही समझा। उससे अच्छा, क्योंकि उन्हें नॉलेज है तो वो बता सकते हैं किस पुस्तक का जो है लाभ उन्हें मिल पाएगा।
चलिए अगला मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है अपना हित साधना या अपना काम देखना, अपने काम से काम रखना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और अपना जो है फ़ायदा उठाना, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप वाक्य प्रयोग लिखोगे अपना उल्लू सीधा करने की, लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। बिल्कुल सही है, तो ये वाक्य प्रयोग आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मिश्र जी के जो कथन है इसमें विदेशों में रहने वाले व्यक्ति का अपने देश वतन के प्रति लगाव और प्यार को व्यक्त किया गया है। विदेश से भारत आते वक्त मिश्र जी को वायुयान के कारण कुछ समय पाकिस्तान में रुकना पड़ता है। वहाँ एक हम वतन ने उनको कराची की सैर का, मतलब अपने ही देश के, और वापसी के समय एकाएक व्यक्ति की आंखों में आंसू छलछला उठते हैं और वह लेखक से कहता है कि अपना वतन अपना ही होता है। देशों के परिवर्तन से व्यक्ति के अपने देश के प्रति प्रेम में थोड़ी भी कमी नहीं आती। और इतना कहने के पश्चात वो मिश्र जी से यह भी कहता है कि गंगा और गंगा के कछार से मेरा सलाम कहे। मिश्र जी को उस व्यक्ति की भावना से ज्ञान होता है कि व्यक्ति भले ही संसार के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, किंतु मातृभूमि के प्रति अनुराग कभी कम नहीं होता। मतलब जो स्नेह है वो स्नेह रहता ही है, मातृभूमि से बना। इसके बाद आपको कुंवर नारायण या फिर रघुवीर सहाय का बोला गया है, तो वो हम देख लेते हैं कुंवर नारायण जी का, ठीक है। इसके लिए 2 रचनाएं, काव्य संग्रह से आप कोई भी लिख सकते हैं, खंड काव्य से, तो 2 रचनाएं बहुत बढ़िया से आप लिख सकते हैं। एक तो मेरे साक्षात्कार इनका महत्वपूर्ण है, और एक आत्मजयी, ठीक है, ये भी खंड काव्य है, या फिर आकारों के आसपास, इन तीनों में से कोई भी एक लिख लीजिए। या फिर चक्रव्यूह का काव्य संग्रह, वो भी लिख सकते हैं। इनकी हम भाषा शैली देख लेते हैं। इनकी भाषा शैली संस्कृत, उत्तर भारत की स्थानीय बोलियां, फारसी, अरबी जैसी इस्लाम भाषाओं के अलावा अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व और उनकी भाषा द्वारा भारतीय सामाजिक संरचना के हरायम के लिए किए गए गहरे औपनिवेशिक हस्तक्षेप में है। आधुनिक हिंदी साहित्य की खड़ी बोली, विचारों में खुलापन है इनके, ठीक है। ये सब कुछ आप इनकी भाषा शैली में लिख देंगे। साहित्य में स्थान 2009 में, वर्ष 2009 से 5 वर्ष तक इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित, देश के सबसे बड़े साहित्य सम्मान से साहित्य अकादमी कुमार आशान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, बहुत सारे सम्मान इनको मिले। इसके अलावा सबसे प्रमुख है पद्म भूषण सम्मान, ठीक है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। चाहे तो रघुवीर सहाय की भी लिख सकते हो। इसमें आत्महत्या के विरुद्ध इनकी बहुत अच्छी है, और हंसो हंसो जल्दी हंसो बहुत प्रसिद्ध है। सीढ़ियों पर धूप भी प्रसिद्ध है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे वो भाषा शैली आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु देख लेते हैं। अगला गद्य में आपको लिखना है, तो इनका मैला आंचल उपन्यास इतना प्रमुख है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये लिखना ना भूलें इनकी रचनाओं में, ठीक है। एक तो आना ही चाहिए मैला आंचल, बहुत प्रसिद्ध है। और दूसरा आप इसमें आ सकते हैं परती, परिकथा या फिर ठुमरी भी इनकी चलती है। रिपोर्टाज में भी, या फिर आपको इसमें से और कोई अच्छी लग रही हो, जैसे धनजल हो गया, ऋणजल, ये जो है इनकी संस्मरण है, हालांकि ये भी लिख सकते हो। तो जो आपको अच्छी लगे वो लिख लीजिए। ये साहित्यिक विशेषता हो जाएगी उनकी, जो आपको लिख लेना है फणीश्वर नाथ रेणु की, ठीक है। इतना पूरा आप लिख लेंगे। या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी लिख सकते हो, से कोई एक लिखना है आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो भी आपको सरल लगे, इनके भी बहुत प्रचलित है। अशोक के फूल है, कल्पलता है, इनकी तो हर रचनाएं यहाँ पर प्रचलित ही है लगभग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साहित्यिक विशेषता हो जाएगी इनकी। तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक विशेषता भी लिख लेना, ठीक है, ये हो जाएगी। इसके अलावा भाषा शैली इनकी, तो ये भी आपको लिख लेना है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 है। इसमें आपको काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो जो अनगढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं है, संस्कृति के बारे में दिया गया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी जो है इसमें चीज़ें संस्कृति के बारे में बताई गई है, वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका अच्छा सा उचित शीर्षक, तो इसका उचित शीर्षक जहाँ तक हो मानव संस्कृति या फिर संस्कृति होना चाहिए, ठीक है। हमारी संस्कृति क्या है, हमें क्या सिखाती है, उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में। तो इन्वर्टेड कॉमा में इसको मानव संस्कृति अच्छे से, या केवल संस्कृति भी, इसका संस्कृति का महत्व हो सकता है, एक बहुत बढ़िया सा टाइटल, संस्कृति का महत्व, अच्छे से आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़िया से इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है। ये प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्राण पत्थर को हम कैसे जीवंत बना सकते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो उसकी आकृति बना सकते हैं, ठीक है। निष्प्राण पत्थर को हम, ऐसे पत्थर को क्या कर सकते हैं, आकृति प्रदान कर सकते हैं, उसमें कलात्मक संवेदना प्रदान कर सकते हैं, जगा सकते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ऐसे करके हम निष्प्राण जो है पत्थर को जीवंत प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। पत्थरों को आकृति प्रदान करके, कलात्मक संवेदना जगाकर और प्राण प्रतिष्ठा कर हम पत्थर को जीवंत बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा है, व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जाती है। तो जब क्या हो, व्यक्तित्व में विशेषता साध्य और साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती है। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गद्यांश हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको पद्यांश है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, या फिर मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसको करना। तो हम इसको करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। चलिए, तो इसका आपको अर्थ लिखना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो संदर्भ में लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर ही लिया गया है आत्मपरिचय से, एक गीत से, जो है किसके द्वारा लिखा गया है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। ये पद्यांश में आप लिख सकते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक जो है आरोह भाग 2 से लिया गया है।
तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि अपनी प्रेमिका के प्रेम में उससे मिलने के लिए अपनी बेचैनी को प्रकट किया है। व्याख्या क्या होंगी? कवि कहते हैं कि मैं जवानी का पागलपन लिए अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन, इधर उधर सर्वत्र घूमते रहता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे निराशा से भर देती है। मैं वियोग के कारण दुखित रहता हूँ। मेरे मन में मेरी प्रेमिका की मधुर यादें समाई हो, जिसे याद करके मेरा मन अंदर ही अंदर होता है, परंतु मैं बाहर से दुनिया वालों के समान हंसता रहता हूँ। यह मेरी विवशता है, कभी ऐसा बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा पद्यांश का उत्तर जो आपको दिया गया। मेरी रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, बहुत बढ़िया से आपको लिख लेना है। आत्मपरिचय का जो है बहुत अच्छा सा कवि ने बताया। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी ने। उसके बाद जो व्याख्या है इसको हम जल्दी देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी व्याख्या भी मिल जाएगी संदर्भ प्रसंग सहित। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र देख लेते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर परीक्षा काल में लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र दोनों आता है, तो इसके लिए जिलाध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखना है। तो सेवा में जिलाधीश महोदय, इंदौर मध्य प्रदेश, लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगाने हेतु महोदय, विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षा चल रही है, हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययन रहते हैं, परंतु शहर में जोर जोर की आवाज़ से लाउड स्पीकर बजते रहते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया जाए वो भी लिख सकते हो चाहो तो, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लिख लेना। ठीक है, अतः आप यहाँ पर इस पर थोड़ा सा संज्ञान ले, जिससे कि हमें छूट इस पे मिल सके। ठीक है, प्रार्थीगण लिख देंगे सर्व विद्यार्थी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय इंदौर, ये आपको लिख देना है। तो ये इस प्रकार से आप शिकायती पत्र लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद ऐसे देख लेते हैं। चलिए स्वच्छता अभियान, स्वच्छता न केवल हमारे घर सड़क तक के लिए जरूरी है, बल्कि ये देश और राष्ट्र की आवश्यकता भी है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक पे आपको ऐसे आपको जो बढ़िया लगता है टॉपिक उस पर लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप स्वच्छता अभियान पे लिखो, परंतु यहाँ पर आपको बताया गया आप निबंध को इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपको ऐड करना है, चाहे तो प्रस्तावना, उपसंहार और भी बहुत सारा चीज ऐड कर लीजिए। निबंध सभी के पास होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन देखा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में। कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड के सभी विषयों के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।